नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लक्ष्मीकांत पार्ट 81 में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 के अंदर आती है। बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, आप कह सकते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है ये। लेकिन ये पावर इतनी ज्यादा बड़ी है कि अक्सर कर हमने देखा है कि जो रूलिंग सरकार होती है वो इस पावर का गलत इस्तेमाल करती है। भले ही कुछ समय के लिए गलत कर सकती है, बट गलत करती है। तो आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने किताब खरीद ली दोस्तों, मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे हो। वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, नीचे लिंक दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और साथ साथ मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए मेंबर भी बन सकते हैं। क्या लिखा है आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन empowers the president to promulgate ordinances during the recess of the parliament। recess of the parliament जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब, ठीक है। अभी पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं है, इसका क्या मतलब होता है कि भाई अगर एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेशन में और दूसरा हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कोई नियम कानून पास नहीं हो सकता, तो ऑर्डिनेंस आ सकता है। अगर दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस आ सकता है। अगर दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेशन में है तो ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ये प्रेसिडेंट को दी क्यों गई है? ताकि कोई अर्जेंट मैटर आ जाए प्रेसिडेंट के सामने में, कोई ऐसी स्थिति जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता था, उस समय पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लेने की जरूरत है तो भाई ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। जैसे कोरोना का पैंडेमिक आ गया। अभी कोरोना के पैंडेमिक में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के चलते पार्लियामेंट नहीं मिल पा रही है, तो भैया एक अनफोर्सीन इमरजेंसी आ गई है तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आप यूज कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं इसका क्रिटिसिज्म इस आधार पे होता है कि गलत तरीके से ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को इस्तेमाल किया गया। ऑर्डिनेंसेस से किस तरीके के नियम कानून आप लेके आ सकते हो? देखिए, पार्लियामेंट का जो एक एक्ट होता है, पार्लियामेंट जो एक नियम कानून बनाती है, जो लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है तब वो एक लॉ बनता है। उस लॉ की जितनी ताकत होती है ना, उतनी ही ताकत इस ऑर्डिनेंस की होती है। प्रॉब्लम बस ये है कि ये ऑर्डिनेंस एक लिमिटेड टाइम पीरियड ही एक्टिव रहेगा अगर बाद में इसको नियम कानून में बदला नहीं गया ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू। अभी वो कैसे बदला जाएगा इसको देखेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर है, दिस इज सब्जेक्ट टू 4 लिमिटेंसेस। और इन 4 लिमिटेशंस मतलब कि 4 रेस्ट्रिक्शंस हैं और इन रेस्ट्रिक्शंस के हिसाब से आप ऑर्डिनेंस लगा सकते हो। कुछ रिस्ट्रिक्शंस मैं अब तक आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे कि प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकता है जब या तो दोनों हाउस सेशन में ना हो या दो में से कोई एक हाउस सेशन में ना हो। क्योंकि दोनों में से कोई एक हाउस सेशन में नहीं है और एक लॉ को पास कराने के लिए दोनों हाउस पास करना जरूरी है, एक हाउस से पास कराना इनफ नहीं है, ठीक है। जब दोनों हाउस सेशन में है तो उस ऑर्डिनेंस को वैलिड नहीं माना जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो पावर है प्रेसिडेंट की टू लेजिस्लेट बाय ऑर्डिनेंस, यानी ऑर्डिनेंस के थ्रू जो नियम कानून बनाने की पावर है, दिस इज नॉट अ पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन। दिस इज नॉट अ पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन। पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन को इस तरीके से समझिए दोस्तों, हमारी जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी का अलग ही रोल है, लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा राज्यसभा, और एग्जीक्यूटिव ये लोग होते हैं जो सरकार चलाते हैं। एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल ठहराने वाली बॉडी कौन सी है? लेजिस्लेचर है। इसलिए लेजिस्लेचर की अथॉरिटी को एग्जीक्यूटिव स्किप नहीं कर सकता। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एग्जीक्यूटिव को, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर को, यह ताकत देता है कि कुछ समय के लिए इस लेजिस्लेचर की अथॉरिटी को स्किप कर सकते हैं। अब ये ताकत टेम्पररी रहेगी हमेशा, इसको परमानेंट नहीं किया जा सकता। परमानेंट कर दोगे तो मतलब क्या है लेजिस्लेचर का? ओके, लेजिस्लेचर का मतलब यहाँ लोकसभा राज्यसभा कह रहा हूं, और एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब आप बोलोगे सर ऑर्डिनेंस तो प्रेसिडेंट पास कर रहा है, तो आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर क्यों कह रहे हो? क्योंकि प्रेसिडेंट वही करता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर बोलेगा। अभी ये जो 81st वीडियो है लक्ष्मीकांत की, 83rd वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। वहां पे क्या जुगलबंदी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की और प्रेसिडेंट की, वो पूरी आपको समझ में आ जाएगी। बस कल ही तक वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। इसके आगे बात करते हैं। प्रेसिडेंट कैन मेक एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन ही इज सैटिस्फाइड that the circumstances exists that render it necessary for him to take immediate action। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें इमरजेंसी बेसिस पे एक ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत है और प्रेसिडेंट इस बात से सेटिस्फाइड है, तो ही वो एक्शन लेके ऑर्डिनेंस लाएगा।
अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, कूपर केस हुआ था 1970 में, और उस कूपर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन है ऑर्डिनेंस को लाने के लिए, इस सेटिस्फैक्शन को कोर्ट में क्वेश्चन किया जा सकता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ मैलाफाइड। यानी कि अगर प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के पीछे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कुछ गलत चीज प्लान कर रहे हैं, लेजिस्लेचर की अथॉरिटी को स्किप करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो उनको दे रखी संविधान में उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस केस में उस ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस जा सकता है। यानी कि उनके ऑर्डिनेंस लगाने के डिसीजन को क्वेश्चन किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो डिसीजन गलत है तो। और वो डिसीजन किस बेसिस पे आपको गलत प्रूफ करना पड़ेगा? मैलाफाइड के बेसिस पे गलत प्रूफ करना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल भी दे रखा है। पहले हमने हिस्ट्री में देखा है कि दोनों सेशंस चल रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा चल रहा है। अभी राज्यसभा से जब केंद्र की सरकार पास नहीं कर पा रही है किसी एक लॉ को, तो क्या करती थी केंद्र की सरकार? प्रेसिडेंट से बोलती थी कि आप एक हाउस को प्रोरोग कर दो। प्रोरोग में आपको बता चुका हूं क्या होता है। पहले एक हाउस एडजेंस साइंडी होता है, एडजेंस साइंडी में उस हाउस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो उसको एडजेंस साइंडी करेगा। लोकसभा के केस में वो स्पीकर होता है, राज्यसभा के केस में वो चेयरमैन होता है, जो कि हमारे राष्ट्रपति होते हैं, सॉरी उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अभी एडजेंस साइंडी का मतलब है कि अब ये सेशन जब फर्दर नोटिस दिया जाएगा तब मिलेगा, तब तक सेशन खत्म। और एडजेंस साइंडी होने के बाद प्रेसिडेंट एक प्रोक्लेमेशन इशू करता है प्रोरोगेशन का, यानी कि उस हाउस के लिए वो सेशन खत्म हो गया। तो पहले कई बार ये देखा गया कि राज्यसभा को प्रोरोग कर दिया गया और लोकसभा चलती रही, और जब एक हाउस चलना बंद हो गया तो फिर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ले आया। अभी इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर इंटेंशनली केंद्र की सरकार प्रेसिडेंट से बोल के एक हाउस को प्रोरोग करवा देती, यानी अब एक हाउस टेक्निकली फंक्शनल नहीं है, अब अगर एक हाउस टेक्निकली फंक्शनल नहीं तो आप ऑर्डिनेंस ला सकते हो, और एक हाउस को जबरदस्ती प्रोरोग करके उसके बाद ऑर्डिनेंस पावर का इस्तेमाल करके किसी एक नियम कानून को लेके आती है केंद्र सरकार, तो यह गलत है। दिस इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नियम कानून बनाने की ताकत लेजिस्लेचर को दी गई है, और अगर एग्जीक्यूटिव रूलिंग पार्टी की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है प्रेसिडेंट की इस ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड भी बोल सकता है। ओके, तो मतलब एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री अथॉरिटी को बाईपास नहीं कर सकते। यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर हैं, ये प्रेसिडेंट को पीछे से बोल के पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा की अथॉरिटी को सरकमवेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे स्टेट लेवल पे भी एक ऑर्डिनेंस पावर होती है, स्टेट लेवल पे ज्यादातर पैरेलल होती है, उसको स्टेट में भी बात करेंगे और यहाँ पे भी अभी आगे बात करेंगे। इंदिरा गांधी जी का जब राज चल रहा था तब आया 38वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, ये देखें। और इस 38वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 ने क्या किया? दिस मेड प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन फाइनल एंड कंक्लूसिव एंड बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। यानी इस एक्ट में यह बोला गया कि अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि भैया हमने जो ऑर्डिनेंस लगाया है वो ऑर्डिनेंस सही है, तो उसका सेटिस्फैक्शन फाइनल है, उसका सेटिस्फैक्शन कंक्लूसिव है, यानी उसके सेटिस्फैक्शन के अगेंस्ट कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट को एक लिमिट से ज्यादा ताकतवर कर रहे हो, किसी भी जुडिशियल रिव्यू की ताकत को रोक रहे हो, जुडिशरी की ताकत को रोक रहे हो, और 38वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के थ्रू ऐसे बहुत से और प्रोविजंस बनाए गए थे जो किसी भी तरीके की जुडिशियल रिव्यू को रोक रहे थे। अगर आपको मेरी पहले की वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी होंगी तो ऐसे मैंने बहुत सी चीजें बताई। ऑर्डिनेंस में भी यही करने की कोशिश की केंद्र की सरकार ने, लेकिन फिर आप 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखोगे 1978 में, जहां पे इस प्रोविजन को हटा दिया गया। और 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने क्या बोला कि भैया अगर प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन में मैलाफाइड है, यानी अगर जबरदस्ती जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के थ्रू कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री अथॉरिटी को सरकमवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में यह केस जा सकता है। ओके, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि भैया आप जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का इस्तेमाल कर सकता है, बट उसके सामने 4 लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन बता दी, हाउस सेशन में होना चाहिए, ठीक है, नहीं है तो ही आप ऑर्डिनेंस लगवा सकते हो, चाहे 2 ना हो चाहे 1 ना हो। दूसरा कि भैया अगर प्रेसिडेंट ने अपनी ये ताकत को एक्सरसाइज किया और कुछ मैलाफाइड है, पीछे से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में इस ऑर्डिनेंस के रूल को चैलेंज किया जा सकता है जुडिशरी में। तो 2 तो ये बता दिया।
तीसरा, द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज को एक्सटेंसिव एज रिगार्ड्स ऑल मैटर्स एक्सेप्ट ड्यूरेशन विद द लॉ मेकिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। इसका क्या मतलब है कि भैया पार्लियामेंट के पास जो भी नियम कानून बनाने की ताकत है उतनी ही ताकत एक ऑर्डिनेंस में होगी। मतलब प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करेगा उसकी उतनी ही ताकत होगी, उतनी ही वैल्यू होगी, उतनी ही फोर्स होगी जितने पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी एक नियम कानून की होगी। तो ऑर्डिनेंस में रेस्ट्रिक्शंस आती हैं। क्या रेस्ट्रिक्शंस आती हैं कि जिन सब्जेक्ट्स पे पार्लियामेंट नियम कानून बना सकता है उसी पे ऑर्डिनेंस आ सकता है। तो ऑर्डिनेंस के थ्रू आप स्टेट लॉज के सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट नहीं कर सकते। तो पार्लियामेंट किस पे लेजिस्लेट कर सकती है? यूनियन लिस्ट पे कर सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट पे कर सकती है। तो ऑर्डिनेंस के थ्रू भी आप इन्हीं दोनों लिस्ट पे लेजिस्लेट करोगे, पहली चीज। दूसरी बात कि भैया सीधी सीधी बात बोला गया है कि जो चीजें पार्लियामेंट नहीं छीन सकता वो चीजें ऑर्डिनेंस भी नहीं छीन सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट कोई ऐसा नियम कानून नहीं बना सकता जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन ले, और अगर वो फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो ये नॉर्मल केस में जब पार्लियामेंट नियम कानून बनाएगी तब ये चीज अप्लीकेबल है, ऑर्डिनेंस में भी ये चीज अवेलेबल है। तो ऑर्डिनेंस में ऐसी कोई चीज जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रही है, या आप कह सकते हो ऐसा कोई कानून जो कि पार्लियामेंट नहीं बना सकता, तो ऐसा कोई कानून अब ऑर्डिनेंस के थ्रू भी नहीं ला सकते। मतलब नॉर्मल केसेस में पार्लियामेंट जो नियम कानून बना सकता है उन्हीं नियम कानूनों को ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया जा सकता है। एक बात मैं अभी आपको यहीं क्लैरिफाई कर देता हूं, वैसे वो आगे आएगा, कि आप ऑर्डिनेंस मतलब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू। 2 बार मैंने बोला है, ये पॉइंट भूलिएगा मत, ये पॉइंट किसी एमसीक्यू में हो सकता है। और आगे, एवरी ऑर्डिनेंस पास्ड बाय द प्रेसिडेंट। भैया प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस प्रोमulgate किया, ठीक है, उस समय पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, बट कभी ना कभी तो पार्लियामेंट सेशन में आएगी। जब पार्लियामेंट सेशन में आएगी उसके बाद उस ऑर्डिनेंस को नियम कानून बनाने के लिए बिल के फॉर्म में पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। दोनों हाउसेस में इस पे बहस होगी, लोकसभा में भी बहस होगी, राज्यसभा में बहस होगी। दोनों से पास होने के बाद फिर वो एक एक्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए एक ऑर्डिनेंस ये फोर्स में था, लोकसभा मिली, राज्यसभा मिली, पार्लियामेंट के बैठने के 6 हफ्ते के अंदर अंदर अगर उस ऑर्डिनेंस पे कोई डिसीजन नहीं लिया गया तो वो ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। दूसरी चीज। तीसरी चीज कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो 6 हफ्ते बीतने से पहले ही उस ऑर्डिनेंस को लैप्स करवा सकते हैं, अगर वो एक रेजोल्यूशन पास करा देते हैं अपने अपने हाउस में कि भैया दिस ऑर्डिनेंस इज नल एंड वॉइड। ओके, तो भैया अगर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि भैया हम इस ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो ऑर्डिनेंस वहीं खत्म हो जाएगा। तो आप समझिए बात को, ठीक है ना। ऑर्डिनेंस को आपको पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस के सामने पुटअप करना है जब पार्लियामेंट मिली, क्योंकि वो लाया तब गया था जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी, या एक हाउस सेशन में था, दूसरा हाउस सेशन में नहीं था, या दोनों हाउस सेशन में नहीं थे, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, पार्लियामेंट के मिलने के 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसके ऊपर अगर कोई डिसीजन नहीं लिया गया तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगा। तीसरा, ऑर्डिनेंस को पहले ही डिसअप्रूव किया जा सकता है, ठीक है, कि मतलब दो लोकसभा और राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास किया जाए और बोला जाए कि भाई हम ऑर्डिनेंस नहीं मान रहे, तो ऑर्डिनेंस पहले खत्म हो जाएगा। चौथा, आप ऑर्डिनेंस को अप्रूव करवा लो। ओके, अब यहाँ पे जो मैंने आपको 6 हफ्ते का टाइम बताया, तो भैया पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। तो ये 6 हफ्ते कब से गिने जाएंगे? तो भाई पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग आती है, मान लीजिए किसी एक प्रोसीडिंग में लोकसभा को मिलना है 5 सितंबर को और राज्यसभा को मिलना है 10 सितंबर को, तो मतलब सेशन शुरू हो रहा है, तो सेशन शुरू हुआ, लोकसभा का पहला दिन रखा गया 5 सितंबर, राज्यसभा का पहला दिन रखा गया 10 सितंबर, तो वो जो 6 हफ्ते का टाइम काउंट होगा ना, वो 10 सितंबर से काउंट होगा। यानी जो हाउस बाद में मिलना शुरू कर रहा है उसकी डेट से लेके 6 हफ्ते तक का टाइम पीरियड काउंट होगा, और उसकी डेट से लेके 6 हफ्ते तक के टाइम पीरियड में ऑर्डिनेंस का अगर कुछ नहीं हुआ तो ऑर्डिनेंस लैप, उसके बीच में आप पास करा दिया तो एक्ट बन गया, उसके अंदर अगर आपने डिसअप्रूव कर दिया तो पहले ही डिसअप्रूव हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक ऑर्डिनेंस की जो वैलिडिटी है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? देखिए हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है
कि बिटवीन एनी टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। ठीक है, तो बिटवीन एनी टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। दूसरा, हाउसेस के मिलने के बाद 6 हफ्ते के अंदर अंदर उस रेजोल्यूशन पे एक डिसीजन लेना है, नहीं लिया तो वो लैप्स हो जाएगा। तो मान लीजिए कि 2 हाउसेस की 2 मीटिंग्स के बीच में 6 महीने का गैप हो गया और प्लस ये 6 हफ्ते, तो एक ऑर्डिनेंस का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड हो सकता है वो हो सकता है 6 महीने और 6 हफ्ते। हालांकि इतना होता नहीं है, क्योंकि नॉर्मल कर पार्लियामेंट साल में 3 बार मिलती है, लेकिन कोरोना के पैंडेमिक हमने देखा कि ऑलमोस्ट पार्लियामेंट 6 महीने के बाद मिली। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है भैया 2 सेशंस के बीच में 6 महीने ज्यादा का टाइम नहीं हो सकता, तो 6 महीने प्लस 6 वीक्स जिसके अंदर डिसीजन लेना है ऑर्डिनेंस पे, दिस इज द मैक्सिमम टाइम ऑफ एन ऑर्डिनेंस। ठीक है, अब देखिए, अगर ऑर्डिनेंस के बारे में कुछ और बात की जाए तो अगर प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया है तो प्रेसिडेंट के ये पास ताकत भी है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को वापस ले सकता है। ऑर्डिनेंस मेकिंग जो पावर है वो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि कल के प्रेसिडेंट साहब सो के उठे उनको लगा कि मैं ऑर्डिनेंस लेके आऊंगा, नहीं। वो ऑर्डिनेंस तब लाएंगे जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड आउट बाय द प्राइम मिनिस्टर उनसे बोलेंगे कि देखिए प्रेसिडेंट साहब ये ऑर्डिनेंस, ये डिसीजन हम ले रहे हैं, इस वजह से ले रहे हैं, तो आप इसको प्रोमलगेट करिए। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अभी डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर भाई ऑर्डिनेंस रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो बैक डेट से भी हो सकती है। सो ऑर्डिनेंस कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव। जिस तरीके से लेजिस्लेशन रेट्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं ना, कि लेजिस्लेशन को आपने इफेक्ट बैक डेट से दिया, उसी तरीके से ऑर्डिनेंसेस को भी आप एक बैक डेट से इफेक्ट दे सकते हो। पहले अगर पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बना रखा है, नियम कानून बना रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, कोई नॉर्मल एक्ट बना रखा है, तो उस एक्ट को मॉडिफाई और रिपील कर सकता है एक ऑर्डिनेंस। किसी टैक्स लॉ को अमेंड कर सकता है एक ऑर्डिनेंस, लेकिन संविधान को अमेंड नहीं कर सकता है ऑर्डिनेंस। ओके, अब आप बात करो कि ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है आपकी इंडिया की, ये क्या किसी और कंट्री में मिलती है, किसी और डेमोक्रेटिक कंट्री में? जैसे अब देखिए, जो डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज है, चाइना, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे तो डिक्टेटर की चलेगी, तो वो तो जो बोलेगा वही होगा, तो वहां तो ऑर्डिनेंस ही ऑर्डिनेंस है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे यूएसए हो गया, जैसे यूके हो गया, यहाँ पे क्या कोई ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है? जवाब है नहीं है दोस्तों। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इंडिया में थोड़ी अनयूजुअल बताई गई। दुनिया भर के किसी भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर नहीं है। हालांकि कुछ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हद तक डाला गया है इस तरीके के फीचर्स को, बट ज्यादातर नहीं पाई जाती। बी.आर. अम्बेडकर जी से जब ये सवाल पूछा गया हमारे बाबा साहब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि भैया देखो ये ऑर्डिनेंस आप लेके आ रहे हो, इसका जस्टिफिकेशन दो, तो बी.आर. अम्बेडकर साहब ने क्या बोला कि देखिए ये जो ऑर्डिनेंस है इसको हम इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो एग्जीक्यूटिव के पास ये ताकत रहे कि कैसी ऐसी सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में एकदम से अगर कोई नियम कानून बनाने की जरूरत हो और पार्लियामेंट ना मिल सके तो एग्जीक्यूटिव नियम कानून बना दे। अब यहां ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 352 का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से कोई लेना देना नहीं है। आर्टिकल 356 का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से कोई लेना देना नहीं है। आर्टिकल 352 वो सब इमरजेंसी है और ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एकदम अलग है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 123 में, इमरजेंसी 352, 356, 360 में। फिर आती है एक इंपॉर्टेंट चीज कि भैया ऑर्डिनेंस हमेशा तो चलेगा नहीं, तो कभी ना कभी तो वापस लोकसभा मिलेंगी, ठीक है ना। इन लोकसभा में सवाल उठाया जाएगा कि भैया क्या हिसाब है, आप ऑर्डिनेंस का क्या कर रहे हो। तो मान लीजिए पार्लियामेंट के 2 हाउसेस बाद में दोबारा मिलते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोबारा बाद में मिलती हैं, तो रूल्स ऑफ लोकसभा क्या बोलते हैं कि भैया ऑर्डिनेंस जो प्रोमलगेट किया गया था उसको आप दोनों हाउसेस में अप्रूव करवाओ। तो जब उस ऑर्डिनेंस को बिल बनाने के लिए, एक्ट बनाने के लिए फिर से लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उसके साथ एक स्टेटमेंट, एक कागज अटैच किया जाएगा और उस कागज में वो नियम कानून लिखे जाएंगे जिसमें, या फिर आप कह सकते हो उस कागज में वो एग्जैक्ट कंडीशंस लिखी जाएंगी और कंडीशंस में लिखा होगा कि भैया ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि हमको ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। समझ गए? तो ऑर्डिनेंस को पास कराने के समय पे सरकार लोकसभा में पहले ये रीजनिंग देगी कि भैया हमने इस चीज को इंट्रोड्यूस क्यों किया था, हम ऑर्डिनेंस को फर्स्ट टाइम में लेके क्यों आए, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट का एक डीसी वाधवा केस में जजमेंट है ऑर्डिनेंस पावर को लेके। इस केस को याद रखिएगा दोस्तों, ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
DC वाधवा जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1987 का जजमेंट है, ठीक है ना। इसमें हुआ क्या था दोस्तों कि 1967 से लेके 1981 में जो बिहार के गवर्नर थे उन्होंने 256 ऑर्डिनेंसेस को प्रोमulgate किया। उस समय सरकार क्या करती थी बिहार की सरकार का सिंपल सा फंडा था कि एक काम करो, हमको जो नियम कानून बनाने हैं वो ऑर्डिनेंस के थ्रू बनाते। करते क्या थे ये लोग कि ये लोग कोई नियम कानून बनाते थे, ठीक है। अब मान लीजिए 4 महीने तक वो नियम कानून चला, अब स्टेट असेंबली का सेशन शुरू होने वाला है। तो स्टेट असेंबली का सेशन शुरू होने वाला है तो गवर्नर ने जो ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate किया था उसको विड्रॉ कर लेगा। असेंबली सेशन होगा, जैसे असेंबली सेशन होगा फिर से गवर्नर उसी ऑर्डिनेंस को फिर से प्रोमulgate कर देगा। तो एक ऑर्डिनेंस प्रोमulgate हो रहा था, फिर इसको विड्रॉ किया जा रहा था, असेंबली सेशन चलता था, फिर से उसको प्रोमulgate किया जाता था, चलता रहता था 3-4 महीने। फिर जब अगली बार असेंबली सेशन का टाइम आता था उसको फिर से विड्रॉ कर लिया जाता था। मैंने आपको बताया ना कि जैसे प्रेसिडेंट के पास ये ताकत है कि वो ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate भी कर सकता है और वो विड्रॉ भी कर सकता है अपने हिसाब से, उसी तरीके से गवर्नर ऑफ द स्टेट को भी ताकत है कि वो ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate करे और फिर उसको विड्रॉ कर ले। तो जैसे ही असेंबली का सेशन होने वाला होता था बिहार में, उससे पहले वो ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर लेते थे, वापस खींच लेते थे। असेंबली का सेशन हो जाता था, कोई बहस होती नहीं थी, डिबेट होती नहीं थी, और फिर जैसे असेंबली सेशन खत्म होता था फिर से ऑर्डिनेंस लगा दिया। तो ऑर्डिनेंस राज चालू हो गया था और 256 बार ऑर्डिनेंस लगा 1967 से लेके 1981 के टाइम पीरियड में। 14 साल में 256 बार ऑर्डिनेंस लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई तुमने तो मजाक ही बना रखा है, तुम तो सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हो। अरे भाई ऑर्डिनेंस तो एक तरीके की ऐसी पावर है जब आपको बिल्कुल ही आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो आप उसको प्रोमulgate करो। यहां तो साफ साफ नजर आ रहा है कि आप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेचर को स्किप कर रहे हो। अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट हो इन नियम कानूनों को लेके तो इंट्रोड्यूस करो ना इनको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डर है कि आप इनको पास नहीं करा पाओगे, तभी तो लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन शुरू होता है, आप उसको विड्रॉ कर लेते हो, खत्म होने के बाद फिर से प्रोमulgate कर देते हो। तो ये गलत है। बिहार की सरकार कर क्या रही थी, एग्जैक्टली सेम ऑर्डिनेंस वो प्रोमulgate करती थी, विड्रॉ करती थी, फिर प्रोमulgate करती थी, फिर विड्रॉ करती थी, उसमें कोई चेंज भी नहीं होता था। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि एक ही ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate करना, विड्रॉ करना, फिर से प्रोमulgate करना, फिर से विड्रॉ करना, इस पर्पस से कि आप लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को छीन रहे हो, ये दिस इज बेसिकली अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरीके के ऑर्डिनेंसेस को स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑर्डिनेंस मेकिंग इज एन एक्सेप्शनल पावर, इज एन एक्सेप्शनल लेजिस्लेटिव पावर, चाहे वो प्रेसिडेंट की हो चाहे वो गवर्नर की हो। और ये सब्स्टिट्यूट नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर की पावर का। नियम कानून बनाने की ताकत स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, वही बनाएंगे। आप ऑर्डिनेंस के थ्रू पैरेलल ताकत नहीं चला सकते लेजिस्लेचर की, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात अपनी डिसीजन दी, उसके बाद से तो ऐसा नहीं हुआ। अगली वीडियो में बात करेंगे पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।